बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईरान को उन्होंने 6 अप्रैल तक मोहलत दी हुई है वो कल ख़त्म होने जा रही है अब नए हार्मोज़ के खुलने के हवाले से। और अगर उन्होंने कहा कि ईरान ने इस पर अमल नहीं किया तो अपनी जो सोशल मीडिया पे बयान था जिसमें काफ़ी गालम गलोच नुमा लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, अनलाइक यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि वो ईरान पे कि जो पुल हैं या जो तवानाई के मंसूबे हैं उनको निशाना बनाएंगे और ईरान वालों को के लिए इस ईरान को जहन्नम में बदल देंगे। आपके इल्म है कि इससे पहले वो अपनी कौम से खिताब में उनको स्टोन एज यानी पत्थर वाले ज़माने में धकेलने की भी उन्होंने धमकी आवेज़ गुफ्तगू की थी। अब उसके बाद ये उनका बयान सामने आया है। साथ में उन्होंने आज ये भी दावा किया है कि जो अमेरिका का वेपन ऑफिसर था जो जहाज़ गिराया था, जिसके हमने विजुअल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, वो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाजियाब करा लिया है। इसके साथ साथ फॉक्स न्यूज़ को एक और इंटरव्यू भी दिया है। ये जो ट्रुथ सोशल पे धमकी आमेज़ाना और इंतहाई जिसे कहते हैं कि जो अब डिप्लोमेटिक नॉर्म से हट के पोस्ट था, उन्होंने एक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते ये भी कहा है कि वो ये भी पूरी उम्मीद है कि कल यानी मंडे तक जो है वो ईरान से बातचीत में कोई ना कोई मफाहमत या नतीजे की जानिब वो पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह की जो सिग्नल्स, मिक्स किस्म के सिग्नल्स उनकी जानिब से आ रहे हैं। इस पे ईरान का रद्द-ए-अमल भी आया है और ईरान ने जो उनका ये अल्टीमेटम है, पहले कल जब हम शो करें तो 48 घंटे का अल्टीमेटम था, अब 24 घंटे का अल्टीमेटम है, उसको मुस्तरद कर दिया। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर अब्बास इराक़ची साहब, उन्होंने कहा है कि जो बुशेर जौहरी प्लांट है ईरान पर जिस पे स्ट्राइक की गई है, अगर उससे ताबकारी होती है तो ईरान समेत जो पर्शियन गल्फ़ है और गल्फ़ के ममालिक हैं वो उनको बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो जाएगा। साथ में ईरान ने यह भी दावा किया है कि जो इन्होंने अस्फ़हान पे जो एक हमले करने की कोशिश की उसमें C-130 ईरान ने इनका गिराया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस के भी शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये C-130 उनका जहाज़ है, उन्होंने कहा कि इसको भी गिराया है और अब 4 जहाज़ जो हैं वो दावा कर रहे हैं ईरान वाले के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और 2 C-130s वो उन्होंने गिराए। ये तस्वीरें जो हैं उनके पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने अपनी ट्वीट में शेयर की थी। तो जो मशरिक़ वस्ता की जंग है उसमें इस वक्त एस्केलेशन लैडर हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अगर हम अमेरिका के सदर के सोशल मीडिया के बयान पे जाएं तो फिर आने वाला हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है, अगर कोई मुफाहमत नहीं होती या डी एस्केलेशन के लिए कोई बात नहीं बनती तो फिर जो है वो एस्केलेटरी लैडर इसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान एक तरफ जो है वो कोशिश कर रहा है कि डी एस्केलेशन या सफारतकारी से इसका हल निकाला जाए, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की जानिब से जो पेट्रोलियम प्राइस हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो हमने कल आपको खिताब भी की झलकी सुनाई थी, उन्होंने जो सब्सिडी दी है उस हवाले से जायज़ा इजलास जो है वो आज भी हुआ और यही कोशिश की जा रही है कि इस जो क्राइसिस है जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस का क्राइसिस जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, इसको ओवरकम किया जाए और लोगों को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके उसके लिए हत्तुल वज़ा कोशिश की जा रही है। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। 2 इंतहाई नुमाइंदा शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया है। एजाज़ चौधरी साहब हैं, आप साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जनरल ज़ाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज़ चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर ज़रा आप इस हवाले से बताइएगा, आपने तो अमेरिका में एज एम्बेसडर काम भी किया और उस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर था। ये जो उनका ताज़ा बयान है इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? जो पाकिस्तान में ईरान का सफारत खाना है उन्होंने तो कहा है कि इस बयान के बाद उनका मुआवजा होना चाहिए, उनके इम्पीचमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने धमकी आमेज़ाना इसमें गुफ्तगू की है और साथ में ये भी कहा है कि वो स्टोन एज के बाद अब जो है वो खुदा ना खास्ता ईरान को जहन्नम में जो है वो धकेल देंगे। क्या कहेंगे एजाज चौधरी साहब, ये किस चीज़ की गमाजी करता है? अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि हमने उनकी सब नेवी एयरफोर्स तबाह कर दी, दूसरी तरफ इस तरह के बयानात। ये मेरे तरफ एक तरफ तो ये गुस्सा उनका नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बदहवासी, डेस्परेशन। क्योंकि जितनी उन्होंने धमकियां लगाई थी और जितने बड़े बड़े दावे किए थे कि ईरान को हम जेर कर देंगे, वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो अब वो कुछ ऐसे लफाजी ऐसी कर ली उन्होंने जो यकीनन किसी साहिब बंदे के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इतने बड़े ओहदे पर बैठ के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। और दूसरा, किसी मुल्क को आप उसके अस्पतालों और उसके स्कूलों, 30 यूनिवर्सिटीज और तहकीकी मराकज को आप ख़त्म कर रहे हैं।
ये किस किस्म की जंग है? मुझे तो यस। इस जंग की नौयत भी समझ नहीं आ रही है। और इसमें क्या आप प्राइड लेंगे कि इतने, या तो होता ना कि जी आपने उनकी असली इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं तो समझ आती है, लेकिन आप ये कर रहे हैं, फिर ये दावा करना कि हम तेल जो है उसके कुओं पे कब्जा कर लेंगे। तो मुझे तो बदहवासी नजर आ रही है, डेस्परेशन नजर आ रही है, गमो गुस्सा नजर आ रहा है इनके बयानात में। और कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि जिससे कोई उम्मीद निकले अमन की। दूसरे वैसे लम्हे में मुझे सर कहते हैं, दूसरे लम्हे में कहते हैं फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कि पीर तक मुआहदा भी हो सकता है कोई ना कोई, या मुफाहमत। ये भी देखिए ना, कहते हैं कि कुछ ईरानी ओहदेदार बात हाँ। कर रहे हैं, ईरानी मुसलसल कह रहे हैं कि हमने कोई बातचीत नहीं की है किसी किस्म की। इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरानी करना चाहेंगे, लेकिन कोई माहौल भी तो हो ना। अभी तो कोई यस। माहौल ही नहीं है ऐसा कि जिसमें वो बातचीत की जा सके। और लगता मुझे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सबको ये अंदाजा हो रहा है कि उनके खिलाफ अमेरिका के अपने अंदर एक बड़ी तेजी से हवा उनके खिलाफ बन रही है। माजी में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती जिस किस्म की वहां पे जुलूस निकाले गए, प्रोटेस्ट किए गए। तो अब उनके पास टाइम महदूद है, वक्त महदूद है कि उसके अंदर अंदर वो जितनी तबाही फैला सकते हैं ईरान में, वो फैला के और ये कहें कि देखिए हमने ईरान को बहुत ही कमजोर कर दिया है, चुनाचे हम जीत गए। और मुझे लगता है कि वो 2 हफ्ते का ही सोच रहे हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो ये काम करके और अपने आप को उससे अलहदा कर लें जंग से, कि ये कह करके हमने उनको बड़ा कमजोर कर दिया है। लेकिन जंग तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि जी। इसराइल तो शायद जंग जारी रखेगा। तो मकासद तो मेरे ख्याल में उनका कोई भी पूरे नहीं हो सकेंगे, ना रजीम चेंज हो सकी और ना ही किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं फतह, जिसका वो तस्वुर कर रहे थे, जिसकी बुनियाद बनाकर उन्होंने आगे से मिड टर्म इलेक्शंस जीतने थे। मुझे लगता है कि वो अब इस वक्त बड़े परेशान हैं और इसलिए वो इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं। वैसे वो तो ये दावा करते हैं रिजीम चेंज मैंने करा दी है, वो कहते हैं बड़े रीजनेबल लोग आ गए हैं अब उनको, जो किस किस्म के अल्फाज से वो जो है वो पुकार रहे थे। तो ट्रंप साहब तो बबांगे दौलिये कह लेते हैं कि रिजीम चेंज मैंने कर दी है, रिजीम चेंज हो गई है, तमाम लीडरशिप उनकी नई आ गई है। तो फिर झगड़ा कैसा? अगर रिजीम चेंज हो गई तो फिर अब कहते हैं बंद मैंने कर उनकी दे। वो जौहरी कैपेसिटी जो है उसको बिल्कुल खत्म करना है और उनको 15-20 साल पीछे धकेल देना है। अब वो कहते हैं अब हदफ ये है। और वो जो ये बुशेर प्लांट है जौहरी, इस पे भी तो आप नोट करें, रशियंस भी कुछ 200 जो वर्कर्स थे वो भी वहां से चले गए हैं, और इसराइल भी दावा कर रहा है कि हम उसको स्ट्राइक करेंगे। और अब्बास अरागची साहब का हमने क्लिप भी दिखाया और उनकी बात भी सामने आई है कि वो उन्होंने मुतनब्बे किया है कि इससे तो बहुत खतरा लाक हो जाएगा ईरान समेत जो जितना भी गल्फ रीजन है। बहुत ही खतरनाक किस्म का ये कदम होगा। जी। और खुदा न खास्ता उसमें अगर फिसाइल मटेरियल यस। डिस्टेबलाइज हो गया, पर्शियन गल्फ का सारा पानी, उसके इर्द गिर्द खलीजी रियासतें भी और इधर ईरान भी, ये सारे इलाके मुतासर होंगे। बल्कि इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं, इराक है, यहाँ पे हमारी साइड पे भी जी। थोड़ा सा उसके असरात आएंगे। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना हुकूमत जो है, कभी कहते हैं कि हमने तो न्यूक्लियर इनकी आज से 10 महीने पहले तो हाँ। इन्होंने कहा था कि हमने मुकम्मल ऑब्लिटरेट कर दिया ये जी जी सारा जी का सारा। जी जी। और अब कहते हैं कि अभी भी नहीं हुआ। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है बड़ी ज्यादा ओके। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ। जी। मैं मेरे साथ रहेगा सर जनरल जाहिद साहब। जो सर ये जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें उन्होंने अपने एको पायलट को, 2 जहाज उस वक्त गिरे थे F-15 और A-10, और ईरान तो कहते हैं हमने F-35 भी गिराया है। एक पायलट को तो कल तक खबर थी रेस्क्यू कर लिया। अब जो दूसरे थे वो वेपन ऑफिसर होते हैं मेरे ख्याल में, जो साथ में पायलट के साथ होते हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि हमने एक, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप ही की स्टेटमेंट को देख रहा था, उन्होंने कहा हमने ज़बरदस्त किस्म का एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और उनको निकाल लिया है। इस पे मैं आपकी राय चाहूँगा, आप बताइएगा एज ए मिलिट्री मैन। एक तरफ तो ईरान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अगर वो इस पायलट को या जो वेपन ऑफिसर है इसको पकड़ लेते तो एक बहुत बड़ा उससे गेम चेंजर साबित हो सकता था इस वॉर में। दूसरा, ये जो विजुअल शेयर किए गए ये उनके ईरान के स्पीकर ने किए कि C-130 जो है वो ईरान ने गिराया है या उन्होंने खुद मार दिया है अमेरिका ने। अमेरिका की स्टोरी है कि हमने खुद इसको बॉम्ब कर दिया है, उड़ने के काबिल नहीं था, 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं। इस ऑपरेशन को आप किस तरह देखते हैं? ये ईरान की नाकामी है, अमेरिका की बड़ी जीत है जैसे पेंट कर रहे हैं अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी सदर, या ईरान ने उनको जो है एक दफा फिर धोबी पटका लगाया है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अनवार साहब, और एजाज चौधरी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है।
credibility of President of United States of America, अच्छा, credibility of their being a big power, वो जो ह्यूब्रिस अप्रोच के साथ जो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन पे रोजाना की बुनियादों पर अब मिसकैलकुलेशन होती जा रही है, ये मैं बात कर। और एंड फिर उसके बाद ये आर्म्ड फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी देखिए, उनकी एक डॉक्ट्रीन है नो मैन लेफ्ट, कि वो किसी को जंग में छोड़ के नहीं आते, और उसी के ऊपर ही फिर इन्होंने ऑपरेशंस किया उनका बहुत सा, क्योंकि अमेरिका के अंदर इसको थोड़ा सा आप जोड़े बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि ट्रुप्स ग्राउंड के ऊपर हैं, अब जैसे भी वहां पे पहुंचे और इनको लेने के लिए इन ट्रुप्स से ग्राउंड पे जाना है जी, तो बूट्स ऑन ग्राउंड की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी आर्म फोर्सेस क्रेडिबिलिटी है, वो इसी से जुड़ी हुई है कि ये एक छोटा सा ऑपरेशन, अब वो उसको दिखाएंगे कि जी हमने देखिए कैसे कामयाब ऑपरेशन किया है, ह्यूज नंबर्स गए हैं, वो अपने जो हमारी पॉलिसी ऑफ नो मैन लेफ्ट की जो पॉलिसी उसको हमने इंप्लीमेंट किया और अपने बंदे वापस लेकर आए हैं। एयर का कंट्रोल मुकम्मल हमारे पास है, इवन की जमीन का कंट्रोल भी अब ईरान का हमारे पास है, उनकी क्रेडिबिलिटी। और ऑन द अदर हैंड ईरानियंस ये साबित करना चाह रहे हैं कि देयर फोर्सेस आर नॉट क्रेडिबल। जो बूट्स ऑन ग्राउंड की अमेरिका के अंदर अवाम, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ये बता रहे हैं कि हमने कितना कामयाब ऑपरेशन किया, वहां से अप्रूवल जो है वो है 11%। 11% लोग कहते हैं जी ठीक है आप बूट्स ऑन ग्राउंड कर लें, 62% आर अगेंस्ट इट जी, 20-21% उस पर वोट नहीं करते। तो इट इज नॉट एन अमेरिकन वॉर इस तरह बन के ये सामने आएगी जिसमें लोग जो अमेरिका के वो इस वॉर के पीछे इसको जस्टिफाई समझते हो, क्योंकि वो जो इंटेलिजेंस, और फिर साथ ही एक तो ये चीज है वॉर के साथ, अब इंटरनली देख ले, मिलिट्री को सिर्फ ले लें, जिस तरीके से जनरल जॉर्ज की सैकिंग हुई है, या Yes. जो चैपलिन की जनरल ग्रीन की सैकिंग हुई है, इसी तरह एविएशन ट्रेनिंग वाले जनरल साहब की सैकिंग हुई है, डिफेंस इंटेलिजेंस जो बॉस है उनके, उसकी सैकिंग हुई है लेफ्टिनेंट जनरल की। तो ये वो चीजें हैं जनरल जेम्स की। अब ये वो चीजें हैं जो ये साबित करती है कि देयर इज अ सीरियस रिफ्ट या एक पेज पे नहीं है उनकी Yes. मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, क्योंकि वो मिलिट्री तो इनपुट ट्रू फैक्ट्स पे दे देती है, वो 100% आपको बता देती है कि क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या नुकसानात है। बाकी इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन ओवर देयर कि आपने करना या नहीं करना। अब ये कह देना कि आपने ये इनपुट दिया है, इट डजंट अलाइन विद आवर थिंकिंग, हु नोज योर थिंकिंग। अब ये तो चैलेंजेस है वहां पे। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि ईरान भी जो है वो इस वॉर को जिस तरीके से फैला रहा है और जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज अंदर आ रही है, यस, इसमें एक ही मुझे इस वक्त विनर नजर आ रहा है और वो है इजराइल, जो हर हाल में चाहे जंग बंद हो, चाहे जंग फैले, चाहे जंग शुरू हो, उसके काफी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो काफी हद तक अचीव Yes. हो गए। और बड़ा अजीब सा इजराइल में स्ट्राइक्स होती है कि बिल्डिंग्स भी गिर जाती है, सारे वो सब जख्मी हो रहे हैं, अभी तक कोई मरा नहीं है वहां पे। बट देयर आर सीरियस स्ट्रेस इन इजराइल आल्सो, उसकी Yes. मिलिट्री के अंदर भी स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस है। मुझे लगता है कि तीनों का टिपिंग पॉइंट आ गया है, एक जो फॉल्स कह लें या ट्रू कह लें, एक जो प्राइड अटैच हो गया विद द बिग पावर, प्राइड विद द बिग सिस्टम स्ट्रक्चर्स के साथ ईरान के अंदर, और इजराइल का तो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, ये जो अटैच हो गया, ये प्रॉब्लम इस जंग को अभी किसी तरफ ले जाना नहीं देना चाह रहा। एंड क्विकली आई मस्ट से लास्टली, एंड तो इससे डिप्लोमेसी पे होना है। अब जो भी इस वक्त स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे, मिलिट्री पोजीशन में बेहतर है, वो इमीडिएटली पिक करेगा कि मैं इस वॉर को एग्जिट। कौन बेहतर है जनरल साहब आपकी राय में इस वक्त? देखिए ऑपरेशनली एसिमेट्री है, ये 2-3 जहाज गिर जाना ठीक है, उनकी एक चीजें हुई हैं, एसिमेट्री जरूर है, इनके मिसाइल का स्टॉक पाइल्स के आई डोंट नो ईरान के पास कितने हैं, बट स्ट्रेटेजिकली ईरान ने जो हुर्मुज को किया है वो उससे उसको इस वक्त बेहतर पोजीशन में, लेकिन परमानेंट रह नहीं सकेगा। अच्छा। अभी जो यूरोपियंस हैं या नेटो है, आप हुर्मुज को लंबा बंद करेंगे तो आप स्ट्रेटेजिकली भी नीचे चले, फिर आप यू आर क्रिएटिंग एनिमी एवरी डे। यस, आज आप पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, दुनिया की हालत देख ले, मिडिल ईस्ट देखे ब्रूज कर दिया। मिडिल ईस्ट तो अब इनकी रिलेशनशिप टाइम लगेगा जी इसको रिकवर होने में, एजाज साहब बेहतर इस पे कमेंट कर सकेंगे, लेकिन उस पे टाइम लगेगा। ऑलरेडी हिस्ट्री थी, कुछ चीजें बेहतर हुई, फिर आप दूर चले जाए। एवरी पासिंग डे हुर्मुज को जो बंद किया उसमें फ्रेंड्स भी आपसे नाराज होते चले जाएंगे, और एनिमी तो ऑफ कोर्स दे आर ब्रूज्ड, आप उनको और स्क्वीज कर रहे हैं। तो एक वक्त होता है कैश करवाने का स्ट्रेटेजिक पोजीशन को। Yes. तो आई थिंक वो वक्त अभी इस वक्त बेस्ट है। लेट्स से सी के सेंस प्रिवेल्स और ये चीज आगे जाती आप कहते हैं ये इस वक्त बेस्ट टाइम है, एजाज साहब जो Yes. जनरल जायद साहब ने कहा है, आपके ख्याल में ईरान का टेक अवे क्या हो सकता है? अगर ईरान इस पे देखें, ईरान की जानिब से तो कहा जा रहा है कि हमने तो पहले भी मुज़ाकरात किए थे,
तो क्या ईरान के लिए जो ऑफ रैम या एग्जिट स्ट्रेटेजी या जिसे कहते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो उन्होंने इस वक्त जो है वो एक ब्लॉक सा लगाया हुआ है, जुज़वी ब्लॉक है, बहुत से ममालिक के तो ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं, फ्रांस के भी कल आया, जापान का भी आया, इराक का भी आज उन्होंने खैर मकदमी टेलीफोन किया था, उनके भी निकले हैं, पाकिस्तान के भी आ रहे हैं। आपकी राय में ईरान के लिए क्या होगा? और अमेरिका, जब अमरीकी सदर कहते हैं वो हमसे अब बातचीत कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड वो हैं, उनके कोई डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, उनके लिए फेस सेविंग क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए? बिकॉज ही हैज गॉट अ बिग ईगो, उनके बयान से लगता है। जी, मेरा ख्याल है ईरान तो चाहेगा कि जंग रुक जाए। अच्छा। और अगर पाकिस्तान के रास्ते या किसी भी और क्रेडिबल पार्टी के रास्ते कोई बातचीत होती है, ईरानी चाहेंगे तो सही। हाँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब पकड़ाई तो दे ना हाथ। एक यस। दिन कहते हैं कि मैं जंग करूंगा सख्त किस्म की, कभी कहते हैं कि बातचीत हो रही है। तो ईरान तो रोकना चाहेगा, तो भाई बहुत हो रही है वहां पे। लेकिन जो चीज ईरान नहीं करेगा मेरे ख्याल में, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा जब तक कि कोई सेटलमेंट ना हो जाए। अच्छा। मेरे ख्याल में वो उनके पास वो तुरप का पत्ता है जिसको वो कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। और उसी उसी के, बल्कि उन्होंने तो और इशारे दे दिए कि हम तो बाब अल मंदब तक भी मामले को बढ़ाएंगे आगे। तो गोया ईरान जो है वो भी तैयार है और उसका ख्याल है कि हम ये सिलसिले जो है ना इसको आगे जाने नहीं देंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड का तो मुझे बहुत कम अब चांस नजर आता है। ईरानियन जो है वो उनकी कैपेसिटी अभी खत्म नहीं हुई। और अगर अमरीकी सदर ने ये गलती कर दी और कुछ बॉडी बैग्स जाने शुरू हैं वापस, तो मेरे ख्याल में उनके लिए सियासी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मेरे ख्याल में ऑफ रैंप उनका यही बनता है कि वो पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की इसको कोई ऑफर को लें और ये अपने लोगों को कहें कि देखिए मैं तो जंग जीत चुका हूं, मैंने तो रिजीम चेंज भी कर दिया है, मैंने तो हाँ, उनका प्रोग्राम भी खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं, खुद वो अपने मुंह कहते से हैं, कह रहे वो हैं। तो सर कहते हैं कि आप जीत चुके हैं, ये तो कहते तो हैं। और तो वो वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो जंग बंद करना चाहें तो वो आज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले कह चुके हैं कि हमारे सारे अहदाफ हासिल हो चुके हैं। लेकिन क्या इसराइल उन्हें इस बात की इजाजत देगा? सवाल ये है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये उनकी अपनी। मसला है, ये जी। बिल्कुल मसला है। इसराइल के आगे ये बड़े हॉस्टेज हुए हुए हैं। लेकिन ईरान अमेरिका में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि ये जूइश लॉबी के खिलाफ और इस जंग के खिलाफ आवाज उठ रही है कि ये इसराइल की जंग हम क्यों लड़ रहे हैं। हम्म। ये पहले हमने कभी मंजर ये देखा नहीं था। हाँ। तो इस वजह से मुझे ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो साथी हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कोई ना कोई ऑफ रैंप मिले, जैसे ही मिले तो हम कर लें। और उससे पहले पहले जितनी तबाही फैला सकते हैं, देखो ना 30 यूनिवर्सिटीज और हाँ। रिसर्च सेंटर्स को खत्म किया है, सारे वो पुल खत्म कर रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों को तक को खत्म कर दिया, स्पोर्ट्स स्टेडियम तक तोड़ दिया है। मेरे ख्याल में वो ये करना चाहते हैं कि हम इनकी पूरी अगली नस्ल जो है उसको पढ़ने लिखने के काबिल ना छोड़ें। तो हम्म। ये इतना मतलब जहर, इतना गुस्सा, तो कम से कम जो लेक्चर्स हमें ये ह्यूमन राइट्स के देते रहे। और मुझे याद है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में एलिनर रूजवेल्ट ने लिखा था हम्म। और हम उसकी यूनाइटेड नेशन में बड़ी बाज़गश सुनते थे। और आज उन्हीं के जानशीनों में से एक सदर जो है वो ये सारे काम कर रहा है। तो उनको, मेरे तो ख्याल में जो एक ही उनको प्रेशर आएगा, अगर आएगा, वो दाखिली प्रेशर है। हम्म। क्योंकि अगर वहां अब उनको ये महसूस हुआ कि अब उनकी पार्टी के लिए पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, तो मुझे बहुत गुमान है कि ये 10 12 15 दिन खूब बमबारी करेंगे और उसके बाद वो इसको जंग को बंद कर देंगे यूनिलैटरली, ये जानते हुए कि इसराइल ये जंग बंद नहीं करेगा। तो गोया ईरान का इम्तिहान जो है वो जारी रहेगा और उसके साथ पूरी दुनिया का भी इम्तिहान जारी रहेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत खतरनाक बात की। उन्होंने कहा कि मैं इनके ऑयल के ऊपर या कब्जा कर लूंगा हाँ। और पावर ग्रिड वगैरह सारे तबाह करूंगा। उस सूरत में तो फिर ईरान खलीजी रियासतों में भी यही काम यस। करेगा और रियासतें भी जो है वो कई दहाइयां पीछे चली जाएंगी। और इतनी बड़ी तबाही जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई जो है वो, गैस की सप्लाई जो है डिसरप्ट हो जाएगी। और उसकी वजह से तो पूरी हमारी जो इक्तसाद है हमारे जैसे मुल्कों की क्या, बल्कि पूरी दुनिया की इक्तसाद के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान आ गया है। तो अकेले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू साहब के कहने पर पूरी दुनिया के लिए एक इतना बड़ा बहरान पैदा कर दिया है जिसको वो किसी वक्त भी खत्म कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि 2 हफ्ते लग जाएंगे उनको ये बहरान उनकी तरफ से कम खत्म करते हुए। जनरल जाहिर साहब, ये जो 10 दिन का कह रहे हैं एजाज साहब, तो और ट्रंप साहब ने कह भी दिया है कि
उनके पावर जो है वो मंसूबे हैं, उनके ब्रिजेस हैं यूनिवर्सिटियों का, जैसे बतला रहे हैं। जौहरी प्लांट पर भी हमला हुआ है। आप समझते हैं कि इससे खुदा न खास्ता 10-15 दिन में ये जो खदशा है कि क्या गल्फ कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं वो करते रहेंगे? कहीं वो ये फैल तो नहीं जाएगी जंग? ये वो जी बिल्कुल, जैसे अभी देखिए ना, जब ये अनफोल्ड हुई है, और बिल्कुल एजाज साहब ने सही अनफोल्ड किया अगली ऑप्शन को कि वो ये करेगा, और ऑलरेडी ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम इनके इंटरेस्ट जो रीजन में है उन्हीं को वो हिट कर सकते हैं और उनको हिट करेंगे। गल्फ का रिस्पांस आ रहा है ना जी, ये गल्फ की तरफ से ही रिस्पांस है जो अमेरिकन एप्लीकेशन हुई है। इससे ज्यादा वो क्या और रिस्पांस जनरेट कर, अपनी एफर्ट्स और डाल देंगे, इसको थोड़ा सा एनहांस कर देंगे। बट हैविंग सेड दैट, वो इजराइल वाली वही बात है कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे हो गए। देखिए, इजराइल ने 2-3 दिन पहले नेतन्याहू ने जब ये कहा था कि जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी हमें ईरान से, वो खत्म हो गई, ओके, तो वो उसने भी इशारा किया था कि मैं कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ईरान में भी कुछ चैलेंजेस हैं, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप और आइडियोलॉजिकल जो एप्लीकेशन या आईआरजी की जो चीजें हैं, अच्छा, थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, मुझे ये कोहेसिव एक रिस्पांस ईरान का भी नहीं आ रहा, जैसे अमेरिका का तो रिस्पांस है ही नहीं। इट इज अ प्रेसिडेंट ट्रम्प हु इज कंफ्यूज्ड, हु इज उनका जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो अबाउट दिस वॉर, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है, बहुत सीरियस डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, हैशटैग जो है वो किसी और डगर पे चल रहे हैं। द वे ही इज, आई मीन, वो इंटरनल भी उन्होंने एक वॉर शुरू कर दी है अपनी मिलिट्री के साथ। सीरियस डिस्पोर्डेंसी है जिस वक्त अमेरिकन मिलिट्री के अंदर, सीरियस डिस्पोर्डेंसी। नहीं वो तो आप और 20, हाँ, और फिर पोस्ट ट्रामा मैंने देखा हुआ है जी, पोस्ट ट्रामा जो अमेरिकन फोर्सेस पे गुजरता है, आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली। मैंने इनको अच्छा, वहां विजिट करके लोगों से मिला हुआ हूँ, जिस तरीके से अफगानिस्तान के पोस्ट ट्रामा की मैं बात कर रहा हूँ उन विक्टिम्स के साथ, इराक के भी कुछ विक्टिम्स के साथ, तो सीरियस इश्यूज है। तो लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अब जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, गल्फ में जे जाएगा, तो फिर तो ये परपेचुअल एनिमिटी यहां पे भी चली, बड़े लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड पीरियड के लिए एनिमिटी चली जाएगी। इजराइल के साथ तो चली गई जी, वो तो एनिमिटी रहेगी। और आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं फिर वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, तो और फिर क्या तरीकाकार रह जाएगा? लेबनान से क्या रिस्पांस आ सकता है जी, मुझे बताएं ना। हाँ, या सीरिया से क्या रिस्पांस है, सॉरी, फलस्तीन से क्या रिस्पांस आएगा? आज गाजा किधर खड़ा है? तो आई थिंक इजराइल ने भी अपने लिए एक लॉन्ग टर्म एक एनिमिटी अपनी आने वाली नस्लों के लिए यहाँ पे छोड़ दी हुई है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा सा स्क्रैम्बल करना चाहिए। पाकिस्तान तो रोल प्ले कर ही रहा है। आई थिंक चाइना, रशिया और अब इन लोगों को ये जो कैटास्ट्रफी आ रही है और जिस तरीके से प्लांट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, आईएई के जिस तरह बॉस जो है वो एक वार्निंग दे रहे हैं, जी, जी, ये चीजें हो जाती हैं तो ये पूरा रीजन ही एक डूब जाएगा। आप फायर पहले ले आए हैं जहां पे, जिस रीजन में ऑयल था, आप जंग ले आए हैं वहां पे, तो इसने तो जलना था जी। बहुत और हु इंपॉर्टेंट, नोज यस, कि पूरे रीजन को जलाने के लिए ये जंग छेड़ी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। वक्फे से पहले बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। जनजाय साहब हम रहिएगा, व्यूअर से एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। वक्फे के बाद दोबारा लौट के आएंगे, हम ईरान की वॉइस भी लेकर आएंगे। जॉन हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या आप जानते हैं किसी भी मुल्क में साजगार आबो हवा के लिए 25% रकबे पर जंगलात का होना लाजमी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता 76 बरस के दौरान जंगलात 44% से कम होकर 5% रकबे तक महदूद रह गए हैं। क्या माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में देख सकते हैं? हमारी गफलत हमारी आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो आए सब मिलकर तहफ़्फ़ुज़ जंगलात और शजरकारी को फरोग़ दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। बुलंदबाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक,
कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। सड़कों और गुजरगाहों के अतराफ और राहदारियों पर तामीरात व तजावजात न सिर्फ गुजरने वालों के लिए दुश्वारी का बायस बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सबब। नाजायज तामीरात व तजावजात गैर कानूनी ऐसे अनासर की हौसला शिकनी कीजिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तजावजात के खिलाफ मुतलका फोरम पर शिकायत दर्ज करवाएं। फुटपाथ पैदल चलने वालों का हक, अपने हक पर किसी को कब्जा ना करने दें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन कर लिया है जॉन हुसैन साहब ने तेहरान ईरान से। आपका बहुत शुक्रिया जॉन, प्रोग्राम सर्च के लिए वक्त देने का। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी शिरकत करने का शुक्रिया। जॉन, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से कबल, अमरीकी सदर का जो मौजूदा बयान आया है जिसमें उन्होंने मुतनब्बे किया ईरान को कि कल वो तारीख मुकम्मल हो रही है जो 10 दिन की छूट मोहलत दी गई थी, और अगर इस पर अब नए हार्मोज को नहीं खोला गया तो हेल विल ब्रोक। और उन्होंने कहा कि ईरान के ब्रिजेस जो हैं, पावर मंसूबे जो हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। किस तरह ईरान इस धमकी को ले रहा है? उससे पहले जब अपनी कौम से खिताब वेडनेसडे को किया था तो कहा था कि अगर जो है वो ईरान ने हमारी बात ना मानी तो उनको पत्थर के ज़माने में हम वापस भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और जाहिद साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगता है उनके साथ पैनल पे आके। देखिए, ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर एक और बात की है, अगर आप नोटिस करें, प्रेज बी टू अल्लाह। हाँ, ये जो उसने बात की है, ये डायरेक्टली आई थिंक ये एक तो तौहीन आमेज है, ये डायरेक्टली चैलेंज है खुदा को। नसरन मन्नाल्लाह फतन करीब जो कहते हैं, तो ये एक चैलेंज है, ये एक पावर, अपनी पावर दिखाने का जो है वो तरीका है कि अल्लाह खुदा जो है नाउजुबिल्लाह अपने आप को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दिल चाहेंगे, जिस तरीके से दिल चाहेंगे वो करेंगे। और आई थिंक ये जो, अगर आप इसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराएं तो आई थिंक इसके अंदर और बड़े बड़े मसले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इनका रिएक्शन एक साइकोलॉजिकल जो फियर है, फियर के रिस्पॉन्स में इन्होंने जो ये बताया है, ये बयान दिया है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक जो है कोई जानवर जो है वो रिएक्ट करता है जब आप उसके पास जाते हैं और वो थ्रेटन फील करता है। बहरहाल रियलिटी इसमें कितनी हकीकत है, बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन है कि वो डैमेज और डिस्ट्रॉय करें बहुत ज्यादा, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। जितने मिलिट्री टारगेट्स, जितने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, टैक्टिकल टारगेट्स वो पूरे कर सकते थे, वो तो अपने क्लेम कर रहे हैं कि किए हैं, लेकिन जो कुछ वो उनके बस में था वो अभी कर चुके हैं, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के ऊपर मारना, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मारना, इंडस्ट्रीज के ऊपर मारना, ये चीजें जो है वो उससे हमें नजर आ रहा है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अटैक्स ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, और 1 मिलीलीटर तेल जो है वो ये माइटी पावर नहीं ले जा पाई। और ईरान ने पहले भी कह दिया था कि अगर आप करेंगे, और जो जो ममालिक इसको सपोर्ट करेंगे, सारे ममालिक नहीं, क्योंकि ओमान के अंदर अटैक नहीं किया, अजरबैजान के अंदर नहीं किया, तुर्किया के अंदर नहीं किया, तो जो जो ममालिक सपोर्ट करेंगे उनके अंदर भी फैसिलिटीज जो यूएस के इंटरेस्ट को पूरा कर रही है उनको टारगेट किया जाएगा। एंड आई थिंक अगर ये थ्रेट वो पूरी भी करते हैं, जो कि एक सिविलाइजेशनल, आई थिंक एक जेनोसाइडल थ्रेट है, और इसके ऊपर अगर वो पूरा भी करते हैं तो हमें नजर आएगा कि ईरान जो है वो अपनी जवाबी कार्रवाई पूरी रखेगा, क्योंकि अभी ये 36 दिन तक अगर ये कुछ खत्म नहीं कर पाए तो अब ये आगे जाके ऐसा क्या करेंगे कि ये सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा जॉन, जो रेस्क्यू किया गया इन्होंने, जो अपने वेपन ऑफिसर को, एक तो पायलट पहले रेस्क्यू हो गया था, आज उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया और ईरान से अपना जो वेपन ऑफिसर था उसको रेस्क्यू कर लिया। जनरल जायद साहब कहते हैं कि उनकी ये मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, नो मैन लेफ्ट। बहुत से तजियाकार कहते हैं कि ईरान के लिए भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर ईरान उसने हेड मनी भी रखा था और अगर उसको वेपन ऑफिसर को पकड़ लेता या जो है वो अपने कब्जे में ले लेता तो ये गेम चेंजर हो सकता था। अमेरिका में एक रायनामा में पहले ही बहुत इनके खिलाफ है, उस पर एक स्वीपिंग चेंज आ सकता था। ईरान को इस ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह ईरान इसको देख रहा है? मैं ईरान के जो स्पीकर हैं उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, तो उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं, C-130 जो हैं वो तबाह हैं और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। ईरान में कैसे परसीव किया जा रहा है जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है?
देखिए ये बात सही है कि एक एडिशन होती है ईरान के लिए एक कामयाबी की, लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि गेम चेंज तो ईरान ने मेरे ख्याल में ऑलरेडी कर दिया है। और अगर ये बात सोमालिया के लिए होती और सोमालिया आके अपना पायलट रेस्क्यू करता तो मैं कहता इसके अंदर बड़ी कामयाबी है। लेकिन यूएस जैसी पावर जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि ईरान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ईरान ने यहां तक कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और ये देखें खुजिस्तान के एरिया के अंदर, कोस्टल रीजन के अंदर जो इंकर्जन करके पायलट जो गिरा है, उसको अगर तो रेस्क्यू कर भी लिया है, जबकि सामने नजर नहीं आ रहा वो पायलट, लेकिन बहरहाल लाइक्लीहुड यही है कि रेस्क्यू कर लिया डेफिनेटली। अच्छा। लेकिन वो जो क्लेम्स कर रहे हैं कि उन्होंने खुद जहाज C-130 उन्होंने खुद हाँ। जो है वो मार गिराए, और वो जो क्लेम्स कर रहे हैं कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ उनका, मेरा नहीं ख्याल कि किसी दुनिया के अंदर ये प्रोबेबिलिटी है कि 25 एयरक्राफ्ट आप भेजें और आप खुद अपने 6 जहाजों को, इसके अंदर 2 C-130 हैं, 2 ब्लैक हॉक्स हैं, रीपर्स भी हैं, और ये जहाजों को आप जो है वो आप खुद खत्म करके, जबकि उसके ऊपर अगर आप तस्वीरें देखें तो उसके ऊपर बुलेट होल्स के भी मार्क्स हैं, उसके ऊपर जी। मिसाइल का जो इम्पैक्ट है, खैर वो तो उनकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल पहले से सिपाही पासदारान ने कह दिया था कि हमने गिरा दिया है। अब बाद में वो कह रहे हैं उन्होंने खुद गिराया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उनकी हलाकतें नहीं हुई हैं अमेरिकन सोल्जर्स की, मैं ये मान नहीं सकता। इट इज कॉन्ट्ररी टू रीजन के इतना बड़े ऑपरेशन में कोई कैजुअलिटी जो है लेट सपोज नहीं भी हुई, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है यूएस के लिए ये काम करना। ठीक। और मेरा नहीं ख्याल इससे कोई स्ट्रेटेजिक जो है वो चेंज होता है डायनामिक्स के अंदर, ऑल्दो डेफिनेटली एक अच्छा एडिशनल प्राइज होता है ईरान के लिए अगर वो ले लेता पायलट को। ओके, एक और सवाल आपके साथ, फिर मैं जायद साहब के पास जाऊंगा। क्रूशल बताया जा रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स, आप मौजूद है तेहरान में, अमेरिकी सदर ने जहां ये पोस्ट किया वहां ये भी फॉक्स न्यूज को कहा है कि बातचीत भी चल रही है, और कल तक वो ये भी तवक्को कर रहे हैं कि कोई बात बन जाए, यानी डिप्लोमेटिकली। ईरान में इस वक्त क्या विल पाई जाती है? मतलब अभी जनरल जाहिद साहब भी कह रहे थे कि ईरान ने भी शो किया है कि अब ये 6th वीक में जारी है वॉर, ईरान खड़ा है, और यह हमें नजर भी आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी बंद किया हुआ है। क्या ईरान के अंदर ये राय पाई जाती है कि ये इसको अगर यहां पर डिप्लोमेटिकली क्लोज कर लिया जाए तो ये जिस किस्म की जेनोसाइडल थ्रेट्स कर रहे हैं उससे बचाए भी जा सकते अपनी आवाम को? जॉन? देखिए ऑफिशियल्स में तो ये पाया जाता है कि हाँ परमानेंट सोल्यूशन अगर होता है तो अच्छी बात है, बंद करना चाहिए। अवाम का ऑन दी अदर हैंड, अवाम कहती है कि या तो खुद खत्म हो जाए या तो उनको खत्म करते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करना एक बहुत बड़ा वाकया था। जी। तो इसके अंदर अगर हम लोग, अभी तक तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई कि वो निगोशिएट कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे ऑफिशियल्स ने पहले भी ये बोलते रहे कि हम निगोशिएट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, पहले भी डिनाई किया है। तो मुझे तो इस बात के अंदर कमी नजर आता है कि हो सकता है कल को डोनाल्ड ट्रंप जो है ये यू टर्न मारने के लिए कह रहे हो कि मैं निगोशिएट कर रहा हूँ, और कल को वो बैक ऑफ हो जाए ये कह के नहीं नहीं जी हमारे बातचीत चल रही है तो अभी हम जरा रुक रहे हैं। हो सकता है ये सिलसिला वो करें इसलिए वो कह रहे हो कि बातचीत चल रही है और नेगोशिएशन चल रही है, जबकि ऐसी इतलात यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो देखिए अगेन नो डाउट ही कैन अटैक एंड ही माइट अटैक, बट देर इज नो, इसके अंदर कोई राय नहीं है, इसके अंदर कोई जो है वो शक नहीं है कि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा जैसा कि वो करता हुआ आ रहा है। तो आई थिंक कि ये सिर्फ यू टर्न लेने के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है कि हमारी बातचीत हो रही, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। जरा मेरे साथ रहेगा जनरल जाहिद साहब। सर आप क्या कहेंगे ये, क्योंकि ये मैं एक्सपी अपना फॉलो कर रहा हूं तो बहुत से ये हमारे भी एनालिस्ट कुछ कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्रूशल है नेक्स्ट 24 आवर्स, ये ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करेंगे कि ईरान और यूएस इजराइल वॉर जो वो किस तरफ जाती है। आप जनरल जाहिद साहब आपकी क्या असेसमेंट है कि जहां अमेरिका की जानिब से एक थ्रेट भी है, और जाहिर बात है उन्होंने ये अब तो कह दिया है कि अगर अब 6 अप्रैल के बाद ये बात नहीं बनती तो वो काफ़ी बड़े हमले करेंगे, और 2 to 3 वीक्स जो अपना उन्होंने एक एड्रेस किया था उनका, 2 to 3 वीक्स में हम हर तरह का हथियार इस्तेमाल करेंगे। जाहिद साहब आपको कुछ लगता है कि जॉन तो कह रहे हैं कि तेहरान में तो ऐसी कोई मतलब उन्हें कोई बाज़गश्त नहीं सुनाई दे रही कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं पसे चिलमैन बैक चैनल किसी किस्म के राब्ते? देखिए जी मुज़ाकरात तो चलते हैं जी, मुज़ाकरात तो होते रहते हैं, और मुज़ाकरात तो जैसे कतर के ऊपर आपको याद है अटैक हुआ था, हाँ। अलुदैद के ऊपर ईरान ने रिस्पांस किया था, तो 12 डेज वॉर की जो इसी वॉर का फेज 1 जिसको मैं कहता हूँ कि दिस बिग वॉर वाज टू हैपन, इसमें तो किसी कोई शक नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त भी हु कुड थिंक कि 3 के 4 घंटों के बाद हमारे पास खबर आ जाएगी कि जी ये जो है सीज फायर हो गया और बातचीत आगे शुरू हो गई है। उसी के बाद फिर बिट्रेल की कहानी ज्यादा गहरी हो गई, और जिस तरीके से स्मोक स्क्रीन ऑफ डिप्लोमेसी में से इस वॉर को निकाला गया। हमें जो खौफ है ना जी, वो अनवार साहब और जॉन, हमें खौफ ये आता है कि ईरानियन रिस्पांस, ईरान ऑलरेडी कह रहा है कि जी हम अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन जहां जाओ, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जैसे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ शिपमेंट, अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो जिस तरह अमेरिकन कंपनीज इन यूएई, कतर, दुबई, आई मीन जहां पे भी रिस्पॉन्सेज ने जाना है,
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात हो रही है तो ये रिस्पॉन्स जो ईरान का है उसका फियर ये होता है कि वो जाएगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ। ये इसको मैं थोड़ा सा इक्वेट इस तरह करता हूँ कि जैसे इंडिया पाकिस्तान पे जब जंग मुसल्लत हाँ करता है ना अनवार साहब जी एंड जी जॉन, तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे रिस्पॉन्सेज कश्मीर में ही जाएं, कश्मीर तक ये लिमिटेड रहे, कश्मीरी इधर मरे या उधर मरे, तकलीफ तो हमें पाकिस्तान को होनी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं फ्यूचर की जो कंटेस्टेशन अभी एक जो नफरतें जन्म ले रही हैं या बढ़ रहे हैं वो गैर, आई कैन अंडरस्टैंड कि जॉन तो इस वक्त ईरान की एक बैठे हुए हैं, आई कैन फील दैट, और एक पैट्रियट ईरानियन को इसी तरह की सोच रखनी चाहिए। लेकिन जो फ्यूचर का ईरान का नेबरहुड है वो अगर सिमरिंग एनवायरनमेंट में चला यस जाएगा, अमेरिका तो चले जाएंगे वॉर खत्म करके, जो परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स टू इजराइल है दैट विल हैव टू बी इंक्रीज्ड बाय ईरान एज कंपेयर टू द रीजनल कंट्रीज। मैं ये नहीं कहता कि आपको जहां से तकलीफ हो रही है यू हैव द इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स आपका कोई राइट होगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो फ्यूचर है दैट इज वेरी डेंजरस एंड ऑब्लिक। और जितने भी ये जंग हॉरिजॉन्टल फैलेगी उतने मकासद कामयाबी होगी इजराइल को। इजराइल तो उसी, जिस तरह मैं कश्मीर की एग्जांपल दे रहा था, इजराइल तो खुश होगा कि जी अमेरिकन एप्लीकेशन हो रही है, रिस्पांस जा रहा है गल्फ कंट्रीज में, और वो जो गल्फ कंट्रीज अगर कोई समझती हैं कि जी हम इब्राहिम कार्ड में नहीं है तो ये फ्रेंड है, तो वो इस भूल से वैसे तो उनको निकल आना चाहिए कि ये यस जब तक ग्रेटर इजराइल पूरा नहीं होता यहाँ अमन नहीं हो सकता। जो जेनोसाइडल एप्लीकेशन फलस्तीन में गाजा में हुई है, उसके बाद अगर इस रीजन में कोई ये समझता है कि इजराइल जो है जब तक टू स्टेट सोल्यूशन या जो फंडामेंटल इश्यूज है वो सॉल्व नहीं होते तो वो पीसफुल हो जाएगा। नो, दे नीड फ्रिक्शन फॉर द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। फ्रिक्शन के बगैर ग्रेटर इजराइल अचीव ही नहीं हो सकता, तो वो आज इधर क्रिएट करेंगे कल कहीं और जी करेंगे। इस पे तो जॉन का आई थिंक कमेंट ले लेते हैं। डिप्लोमेसी में एक थोड़ा सा गैप अब इस तरह की भी जरूरत पड़ गई है हाँ इस वॉर के बीच में। बाकी ईरान अपनी तैयारी में रहे ना, दे शुड नॉट स्टॉप तैयारी। इवन हुर्मज का जो बातचीत के ऊपर उनको अगर ब्लफ कर रहे हैं अमेरिकन, फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसको कॉल करें, एक दफा पता चल जाएगा 24 आवर 36 आवर 48 आवर 72 आवर्स ऑफ टॉक्स में पता चल जाएगा वेयर आर दे गोइंग, एंड इफ मिलिटरली ईरान Yes. इज एट अ ये दो बड़े अहम नुकात उठाए हैं शुरू करेगा। जी जर साहब, ये जॉन बड़े दो अहम नुकात उठाए कि उनकी ब्लफ को कॉल कर लें। वो कहते हैं आप हॉर्मोज खोलें, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो पता चल जाएगा नीयत क्या है उनकी। नीयत में तो वैसे तो हाल अल्लाह जानता है, लेकिन जो उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, आई एग्री विद यू जॉन, वो तो कोई इतना हौसला अफजा नहीं वो है। भी चाहते हैं जी 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 जॉन। और दूसरा हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की बात की। देखिए ईरान क्यों करेगा, उसको निगोशिएट अगर नहीं करना, भरोसा नहीं है तो क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान खोले। ईरान को पहले चाहिए अमेरिका को कि वो बेसिस खाली करना शुरू करे। वेरी गुड, वेरी गुड, ईरान विल कम टू द टेबल। लेट अमेरिका, आई थिंक लेट द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल द ब्लफ, बिकॉज दे आर द वंस हु आर द अग्रेसर्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो ईरान तो नहीं करेगा, उसने तो सीज फायर 24 घंटे 48 घंटे की जो थी वो भी रिजेक्ट कर दी थी। हाँ दूसरा अगर बात करें अरब ममालिक की, और जाहिद साहब ने अच्छी बात की, लेकिन मैं समझता हूं कि कश्मीर के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। कश्मीर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इंडिया ने उसके ऊपर जालिमाना हमला जो किया हुआ बर्बरियत की है। नहीं जॉन, मैं इफ आई मे क्लैरिफाई, ऐसी गलत डिस्क्राइब, मैं कह रहा हूं इजराइल उसी तरह खुश होगा जो हॉरिजॉन्टल में ना, वो उसके ऑब्जेक्टिव, मतलब वो कह रहे हैं बेनिफिशियरी इसराइल है, इस हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन का बेनिफिशियरी है इसराइल। कभी भी ये नहीं कह रहा कि वो बड़े देखिए खुशी से ये चीज कर रहे होंगे। आई एम श्योर ईरान मस्ट बी मेरा मानना, जब ये रिस्पांस जी 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 जॉन, मेरा मानना यह है कि ये जो अरब ममालिक हैं ये सॉवरेन कंट्रीज हैं, इनके पास इख्तियार है कि अमेरिका को अलाउ ना करें अपने बेसिस यूज करने के लिए। हर जगह ईरान अटैक नहीं कर रहा, एज आई सेड बिफोर, ओमान के अंदर नहीं कर रहा, तुर्किया के अंदर नहीं कर रहा, अजरबैजान के अंदर नहीं कर रहा। और ये जो बेसिस हैं, ना सिर्फ ये बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी कंपनीज इस्तेमाल हो रही हैं, बाकायदा जो स्ट्रैटो टैंकर्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं, वो रिफ्यूल कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका के जहाजों को। हिमार मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं कुवैत से, बहरीन से और रास अल खैमा से। ये मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जंग के अंदर। ये तो आई थिंक अंडरस्टूड सी बात है अमेरिका के लिए भी। वो भले वो झूठ बोलते हैं, लेकिन 100% ना झूठ बोल सकते हैं, ना 100% सच बोल सकते हैं। तो उसके अंदर तो आई थिंक एक ओवरवेलमिंग हमें नजर आ रहा है एविडेंस ऑन ग्राउंड कि ये ममालिक डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल को। और ईरान नहीं चाहता कि ऐसा हो, उनकी भी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरीके से उनके ऊपर भी काबिज आया हुआ है, आई थिंक ईरान को ये बात समझ में आती है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी जैसा स्टेटमेंट दिया था उसके बाद कोई रिस्पॉन्स उस तरीके का नजर नहीं आया अमेरिका के खिलाफ। तो समझता है ईरान ये बात, और इसीलिए बाबल मंदब भी आई थिंक अभी तक बंद नहीं किया है, क्योंकि ईरान चाहता है कि फ्यूचर में पहले तो ये ममालिक, और ईरान याद रखेगा इस बात को कि इन ममालिक ने सपोर्ट किया, और 12 दिन की जंग में भी जो मिसाइलें
जा रही थी इसराइल की तरफ, वो यही ममालिक जो है वो रोक रहे थे इसराइल जाने से इन मिसाइलों को। तो ईरान ये याद रखेगा कि इन मुल्कों ने साथ दिया अमेरिका का, और अभी भी आई थिंक बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए डिस्कशन भी होनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए, सुलह भी होना चाहिए, फ्यूचर भी सोचना चाहिए। लेकिन फ्यूचर के अंदर आई थिंक जो सबसे पहला कदम है वो ये अरब ममालिक दिखाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स को खुदा हाफिज करके। आई थिंक ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल होगी, क्योंकि ईरान तो कह चुका था पहले से कि अगर किसी रीजनल कंट्री ने सपोर्ट किया तो ये मंतकी जंग होगी। आयतुल्लाह खामनेई ये शहीद होने से पहले बात करके चले गए, बाद में भी बोला, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए, लेकिन दोबारा बार बार स्टेटमेंट्स इशू करते रहे वो, लेकिन एक्शनेबल कोई चीज जो है वो नजर नहीं आई। तो आई थिंक, और इसराइल के अंदर मैं आपको बता दूं 60% से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल के ऊपर जा रही हैं, अच्छा। यहाँ का जो डेटा है उसके मुताबिक। अब वो अलग बात है कि वो अपने जो ममालिक हैं वो किस तरीके से डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो तफसीलात हैं वो यही है कि 60%, और दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि इसराइल के अंदर सेंसरशिप इतनी है, वो तो आपको पता ही है। इंडियन जर्नलिस्ट जो बाहर आए हैं उन्होंने क्या कहा है कि लाशें बंकरों में पड़ी हुई। तो आई थिंक कि यहाँ पे एक कंपैरिजन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एब्सोल्युटली ईरान विल कंसिडर दीज, मेरे ख्याल में ईरान जो कंसिडर कर रहा है वो ये कर रहा है कि क्योंकि ये, और अभी भी जो अटैक्स हुए हैं रिफाइनरीज के ऊपर, अगर आप इनकी होल्डिंग कंपनीज देखें, अगर आप यूएस के इंटरेस्ट के अंदर देखें, तो आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से डायरेक्टली ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। एंड देयर इज नो डाउट कि अगर दोबारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्रिजेस के ऊपर हमला होता है तो वो ममालिक जो अमेरिका का साथ देंगे इन हमलों में, जो स्ट्रैटो टैंकर्स यूज करवाएंगे, जो फैसिलिटीज यूज करवाएंगे, पायलट कौन से मुल्क में, आप मुझे बताएं ना, जो पायलट गया है जो इंजर्ड है वो कौन से मुल्क में? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर। वो जो सोल्जर्स हैं जो बेसिस के ऊपर थे जिनको इंजर किया गया या हलाक किया गया, वो कहां पे थे? दिस इज अनदर क्वेश्चन। और ये जो F-35 आ रहे हैं, जो दूसरी चीजें आ रही हैं, क्या वो लिंकन से आ रही हैं या फोर्ड से आ रही हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक ग्रीस के अंदर खड़ा हुआ है और एक जो है वो 2000 किलोमीटर पता नहीं कहां पीछे चला गया, वो नजर नहीं आ रहा। तो आई थिंक लिजिटिमेटली इन टर्म्स ऑफ वॉर, जाहिद साहब इस बात को बेहतर जानते हैं कि जंग के अंदर जब आप एक सपोर्ट करते हैं आप पार्टी को, तो आप भी खुद भी लिजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं दूसरी पार्टी की तरफ से। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल साहब, इस पे भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, बर्नी सैंडर्स का एक मेरे पास अभी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने जो अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पे बयान दिया है ये ट्यूसडे वाला, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है बर्नी सैंडर्स, एंड आई कोट हिम कि 1 month आफ्टर स्टार्टिंग द वॉर इन इराक, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ईस्टर संडे, these are the ravings of a dangerous and mentally unbalanced individual. Congress has to act now, end this war. तो ये बर्नी सैंडर्स जो हैं ये अमेरिका के अंदर से भी बहुत मजबूत आवाज़ हैं और डेमोक्रेट्स के बड़े अहम लीडर हैं। जनरल साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि उन्होंने कहा कि आप इस वॉर को एंड करो, क्योंकि 1 माह के बाद अगर ये बयान है तो ये तो बयान जो है अमेरिका को कहीं नहीं लेकर जाएगा। देखिए, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक जो है वो बहुत लॉस हुआ है जी इन ऑल डोमेन्स। Yes. जो उसका स्टेचर का लॉस हुआ है या जो एक बिग पावर का लॉस हुआ है, दैट इज ह्यूज। उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो दैट इज ह्यूज। एंड मैं जॉन हुसैन साहब की बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो जिन जगहों से अटैक आएंगे ऑफ कोर्स वो उसको रिस्पॉन्ड तो करेंगे, बट हैविंग सेड दैट, मैं जिस खतरे की वो कर रहा हूं ना जी, वो जो फिर कंटेस्टेशन, अमेरिकन तो चले जाएंगे। मैं कहता हूं हो सकता है हम सुबह जागे, हम तीनों के जागने से पहले एक ट्वीट आया हो कि जी वी आर नो मोर इन दिस वॉर, हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए। अच्छा, फिर देन व्हाट? उसके बाद हम कहां पे खड़े होंगे? दूसरा, हर कौम को, हर मुल्क अपनी एक जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उसका एक जगह उसने रखी होती है कि मैं जब तक ये अचीव कर लूंगा तो हेयर मेरी एक एग्जिट विंडो होगी। और आपको पूरी वॉर की एग्जिट विंडोज कॉन्टिजेंसीज के साथ साथ बनानी होती है कि यहां से मैं इसको एग्जिट करूंगा। You can't carry on with the war forever ना। आप ये देखिए ना, अभी आज पूरा ईरान अमेरिका की इस एप्लीकेशन के बाद जोड़ के खड़ा कर दिया। जो ईरान सड़कों पे था, काफी एक लार्ज पॉपुलेशन सड़कों पे थी, लेट्स से कि क्वाइट अ ग्रेट चंक सड़कों पे था, जो खुश नहीं था अपने जी, वो भी आज खड़ा हो गया। आज वो जो कह रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के जी वो हेल्प इज ऑन इट्स वे, तो वो हेल्प इनकी यूनिवर्सिटियों में चली गई, इनके स्कूलों को चली गई। इस वक्त ईरान पूरा जुड़ के खड़ा हो गया। आई थिंक ईरान के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। यस, बिग लॉस, अली खamenei साहब का बिग लॉस है। कभी कभी इस तरह के स्ट्रेटेजिक लॉसेस जो है उन्हीं के बीच में से अपॉर्चुनिटीज जन्म लेती है एक नए शमा जलाने के लिए, एक नई डेवलपमेंट करने के लिए। ये तो मान लें कि नए ईरान ने जन्म लेना है। अब मैं जो नया मिडल ईस्ट है उसको मैं चाहता हूं, हमारी ख्वाहिश पाकिस्तान की भी है, यहाँ पे ज्यादातर लोग ये है कि वो ऐसा डेवलप हो। मिस्टेक्स तो सब ने किए हैं जी, इस तरह तो पास्ट में चले जाएं तो फिर ईरान किसी जमाने में बड़ा फ्रेंडली होता था बिफोर दिस आइडियोलॉजिकल फोर्सेस कमिंग इन, तो वो हमारे अमेरिका के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। इसी तरीके से इराक भी कभी सीसा होता रहा, कभी अच्छे ताल्लुकात, कभी बुरे ताल्लुकात।
हर मुल्क इस एक एक दौर से गुजरता है, ठीक। लेकिन स्ट्रेटजी नाम है आगे देख के गाड़ी को चलाने का, कि एंड स्टेट या आगे आगे। अगर स्ट्रेटजी में आप पास्ट की चीजों के साथ अटैच रह के चलेंगे तो फिर आप ऐसी है जैसे आप बैक व्यू मिरर में देख के गाड़ी चला रहे हैं, तो उसने कहीं ना कहीं लगना ही है। मैं वेरी फ्यूचर का ईरान, फ्यूचर के मिडिल ईस्ट के बारे में एवरी पाकिस्तानी इज कंसर्न कि वो कैसा होगा, ये वो ऐसा हो कि जो ज्यूइश ज़ायनिज्म के ऑब्जेक्टिव्स है वो ना अचीव हो जॉन, सके। इस पे लास्ट वर्ड और फिर मैं कुर्बान बलूच साहब से क्लोज करना है। जी जॉन, इस जो जनरल जायद साहब ने एनालिसिस दिया है। नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी बात की जाए साहब ने। आई एब्सोल्युटली कंप्लीटली एग्री विद हिम। बिल्कुल फ्यूचर की तरफ देखना है, पास्ट को नहीं देखना। और इंशाल्लाह फ्यूचर में दुआ यही है कि अरब ममालिक जो है वो अमेरिका को खुदाफिज कर लें, क्योंकि ईरान तो मुझे माजरत के साथ यहाँ पे ईरान कॉम्प्रोमाइज या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। और जब तक कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं होगा तब तक हालात जो है वो खराब ही होते रहेंगे मेरी नजर में। बिल्कुल जाहिद साहब ने बिल्कुल बहरहाल बिल्कुल सही बात की। ट्रस्ट डेफिसिट आपने कहा बहुत बड़ा है। कुर्बान बलूच साहब, टुवर्ड्स द एंड आप क्या कहेंगे? ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, जॉन हुसैन साहब कह रहे हैं, जनरल जायद साहब कह रहे हैं कि हमें आगे का भी सोचना होगा। ये जो वॉर है इसके ऑब्जेक्टिव्स तो जो है वो तो अचीव ईरान इस तरह कर लिए हैं कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए खड़े हैं इस वक्त भी। इसराइल की जानिब से भी हमले हो रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी हमले हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ऑब्जेक्ट क्या होनी है, मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप जो जबान इस्तेमाल कर रहा है, जो इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अगर ऐसे मुल्क का सरबराह इस तरह मेंटली अनबैलेंस्ड बातें करे, तो मैं समझता हूँ कि ये तो दुनिया में जो अमन है उसको खतरात लाहक है। दुनिया में गुर्बत बढ़ेगी, दुनिया में मुआशी तबाही आएगी। जी और जिस तरह मैं समझता हूँ कि जो इसकी ट्वीट्स की खबरें देने वाले सहाफी हैं, वो जब खबर पढ़ के सुनाते हैं तो वो भी शर्मिंदा हाँ होते हैं। बिल्कुल। और सीएनएन का जो एंकर पर्सन था वो कह रहा था कि मैं आपको सदर ट्रंप का जो ट्वीट है पढ़ के सुना रहा हूं, अगर आपके बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं तो खबरदार रहें, क्योंकि उन्होंने बदजबानी इस्तेमाल की है। ठीक। तो एक मुल्क सुपर पावर का, और जो एक दावा कर रहा था कि मैं मुल्कों में दुनिया में जो जंग है वो खत्म करवा रहा हूँ, मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मेरा बड़ा जी किरदार है, उसने तो सच दुनिया को मायूस किया है और बहुत एक बहरान में धकेल दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शुक्रिया, यू हैव समड इट अप। बहुत शुक्रिया जनरल जायद महमूद साहब आपका। जॉन हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम तेहरान। और कुर्बान बलूच साहब भी अपना तजिया दिया, एजाज चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, क्रूशल बताया जा रहा है जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं, 6 वीक्स स्टार्ट होने जा रहा है वॉर का मंडे से। देखना यह है कि क्या कोई मुज़ाकरात की मेज़ सजती है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान तो इसमें कलीदी किरदार अदा कर भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है, पैगाम रसानी भी हो रही है, सालिस का किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। क्या दोनों फरीकैन की जानिब से, बिलखुसूस अमरीका की जानिब से, कोई पॉजिटिव जेस्चर ईरान की तरफ आएगा? और क्या ईरान, जो जॉन हुसैन साहब कह रहे थे, वहाँ से भी कोई लचक का मुजाहरा होगा? अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है वो जनरल जायद साहब वाली बात कि आगे अपनी नस्लों को आगे देखने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आपको कोई ना कोई डायनामिक अप्रोच अपनानी होती है। या खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत नहीं निकलती तो क्या 6 अप्रैल के बाद जंग में ज़्यादा इजाफा होगा? उसके पाकिस्तान पर बिल वास्ता या बिल वास्ता क्या असरात मुरतब होंगे, ये आने वाले दिनों में हम जाँच पाएंगे। इस हफ्ते का हमारा स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच टेक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।